हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अपने इस वाले नए चैनल पे। और आप लोगों को आज मैं, जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, यूपी में आंगनबाड़ी की जो भर्ती है 25 और 26 में आने के लिए, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में आने के लिए, क्योंकि लगभग में हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसमें जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लगभग में 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या निवास कर रही है। और यहां पर जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा है, इसमें हमारे जो परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको बच्चों से विशेष लगाव है। और एक बात मानना पड़ेगा कि हमारी जो वर्तमान सरकार है उसने पढ़ाई लिखाई पर और चिकित्सा पर विशेषकर स्पेशल तरीके से ध्यान भी दिया है। तो इस दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो माननीय जो महाराज जी हैं यूपी में एक बड़ी मात्रा में आंगनबाड़ी में भर्ती निकालने के लिए तैयार हैं। और कई बार इसके संबंध में जो सूचनाएं हैं वो आती रही हैं, लेकिन कुछ रुकावटों के कारण ये भर्ती अभी तक नहीं हो पाई। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि यूपी में ये भर्तियां होकर के ही रहेंगी। आपने देखा कि लोकसभा अगर चुनाव के परिणाम देखेंगे तो उस दृष्टि से भी जो वर्तमान हमारी सरकार है किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कमजोर करना नहीं चाहेगी, तो वो अधिक से अधिक जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें रोजगार देने का प्रयास करेगी। और जो आंगनबाड़ी भर्ती की हम बात कर रहे हैं, इसमें मोस्टली सबसे ज्यादा जो लाभ होगा वो गांव में रहने वाली हमारी उन बहनों को ही होगा जो पढ़ाई लिखाई करके और अपनी सेवा कहीं ना कहीं देना चाहती हैं। तो बने रहेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक। कब फार्म आएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे चयन होगा, पूरी जानकारी शुरू से लेकर के लास्ट तक आज मैं इस वार्तालाप के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। बड़े ध्यान से इसे देखिएगा, और जो बहनें इस क्षेत्र में काम करने के लिए इच्छुक हों तो उनके पास में ये हमारा जो आज का वीडियो है जरूर भेजिएगा। तो आइए मैं पूरी विधि विधान से समझाता हूं कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो आंगनबाड़ी की जो भर्ती है ये 2025 लास्ट में या 26 में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 27 में आगामी इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले सभी सरकारें अपना कुछ ना कुछ नया करके जरूर जाती हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, पद कितने होंगे, योग्यता क्या होगी और वेतन क्या होगा, इस सब की जानकारी आज हम यहां से आपके लिए देंगे। और आवेदन कहां से करना है, किस जगह से हमें फॉर्म डालना है, इसका भी हम पूरी जानकारी आप लोगों के लिए देते हैं। ओके। और जो वेतन रहेगा वो अब 10,000 के लगभग से शुरू होकर के और 28,800 तक पदों के अनुसार होगा। और पद कौन कौन से होंगे, इसमें 4 प्रकार के पद अब रखे जाने की उम्मीद है। पहले से भी सेंटर चल रहे हैं, लगभग में 58,134 हमारी टोटल ग्राम पंचायतें हैं, और लगभग में हमारे उत्तर प्रदेश में 97-98 हजार तो गांवों की ही संख्या है। और प्रत्येक गांव में 2 वर्कर लगने हैं, जिसमें एक मुख्य कार्यकर्त्री या कार्यकर्ता होता है, साथ में सहायिका। तो उसके लिए महाराज जी ने अब जो पदों की संख्या है विभाग से अनुमोदन के बाद में कुछ बढ़ाया हुआ है। अब प्रत्येक सेंटर पर 3 से 4 का स्टाफ लगने के लिए है। मिनी केंद्र होते हैं और बड़े केंद्र होते हैं, मुख्य केंद्र होते हैं, तो दोनों में जो वैकेंसी है बम्पर आने वाली है। मेरे अनुसार उम्मीद तो यह है कि लगभग में 1,04,000 के आसपास जो नए पद हैं वो सृजित होकर के बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। बस अभी से अगर तैयारी कर लेंगे और सारे कागज हैं, पत्र जो भी लगेंगे, कागज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनकी अगर अभी से तैयारी कर लोगे तो आपको बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। चलो मैं अब आपके लिए बताता हूं कि क्या कैसा करना होगा। सबसे पहली बात, भर्ती का तरीका क्या है, यानी किस प्रकार से ये भर्ती होने जा रही है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो भर्ती है महिला, जो राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग होता है, उसके द्वारा अधिसूचना इसकी जारी की जाएगी, और बहुत जल्द ही ये अधिसूचना जारी होने वाली है। दूसरे नंबर पे जो पदों का है वो निर्धारण यही विभाग करके और जल्द से जल्द विज्ञापन देने वाला है। फिर नियम बना करके आवेदन ले लिए जाएंगे, और आवेदन ऑनलाइन ही इस बार लिए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इनको आप समझते चलिएगा। और
ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन में से आपके लिए ऑनलाइन ही आवेदन का विकल्प चुनना है। ऑनलाइन ही आवेदन होने की पूरी संभावना है, ऑफलाइन उम्मीद नहीं है। ओके, और आवेदन पत्रों की जो जांच है, जब आप आवेदन कर दोगे तो इसके बाद में होगा आवेदन पत्रों की जांच, यानी जो आवेदन पत्र पहुंचे हैं वो सही हैं नहीं है, उनमें मानक के अनुसार सारे कागज आपने सबमिट किए हैं नहीं किए हैं, इन सब चीजों का हम लोग ध्यान रख करके और अगर फॉर्म सबमिट करेंगे तो एकदम सही जाएगा। और इसके बाद में फिर जितने भी फॉर्म प्राप्त होंगे उन फॉर्मों के हिसाब से आपके ग्राम पंचायत स्तर पर मेरिट लिस्ट बनेगी, और ये मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी वो जितने भी फॉर्म पड़ेंगे उन्हीं के बेस पे तैयार होगी। फिर योग्य कर्मचारी जो हैं उनका चयन कर लिया जाएगा, यानी उनके लिए एक प्रकार से जॉब दे दी जाएगी। फिर उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा, और ये जो प्रशिक्षण होगा वो हर ब्लॉक में एक संसाधन केंद्र होता है, वहां पर ही इसका प्रशिक्षण एक विशेष तरीके से मिलेगा, जो कि शिक्षा विभाग के सहयोग से मिलने का कार्य होगा। फिर इसके बाद में केंद्र का आवंटन किया जाएगा, जो कि आपके लिए मिनी और मुख्य केंद्र अगर 2 हैं आपकी ग्राम पंचायत में तो उस हिसाब से होगा। कहने का मतलब है फिर आपका जो भी केंद्र होगा वो आपके लिए आवंटित कर दिया जाएगा, और कार्य प्रारंभ कर होने के साथ साथ में जो निरीक्षण प्रक्रिया है, देख रेख वगैरह है, वो फिर शुरू हो जाती है। अब ये तो रही वो मुख्य बातें जो आपके हाथ में नहीं है, ये वो सारी बातें थी जो विभाग अपने हिसाब से कराता है। चलो अब आगे क्या करना है, जरूरी कागज एवं दस्तावेज, यहां से आपका काम शुरू होता है कि कौन कौन से वो मुख्य कागज हैं, कौन कौन से वो दस्तावेज हैं जो आपके लिए पहले से तैयार करके रखने हैं। यानी अगर आप फॉर्म डालना चाहते हो तो आपके लिए क्या करना होगा, आपको मिलेगा साइट पर जाकर के, अभी वेबसाइट का पता भी बताऊंगा, वहां पर आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा, और ये आवेदन फॉर्म हार्ड कॉपी में भी आपके लिए जमा करना हो सकता है, तो अपने पास में सुरक्षित रखने के लिए एक फॉर्म की जरूरत होगी। फॉर्म भी मैं आज दिखा दूंगा आपके लिए, उसमें क्या क्या कॉलम है उनको देख करके आप समझ जाओगे कि क्या क्या चीजें आपको और कलेक्ट करनी है। फिर नवीनतम फोटो, ये आपको 6 माह से पुराने फोटो नहीं होना चाहिए, नवीनतम फोटो की जरूरत पड़ेगी। योग्यता प्रमाण पत्र, क्योंकि इसमें जो पद होंगे वो सहायिका के भी होंगे, कार्यकर्ता के भी होंगे, और अब नया पद टीचर भी लाने का मतलब प्लान है महाराज जी का या वर्तमान शासन का, और इसके साथ में जो सुपरवाइजर होती हैं उनका तो ही है। तो योग्यता जो प्रमाण पत्र है सहायिका के लिए 8वीं रखी जाएगी, ओके 8वीं, और जो इनमें मुख्य कार्यकर्त्री या कार्यकर्ता जो होता है उसके लिए 12वीं रखी जाएगी। जो इसमें पढ़ाने के लिए है टीचर, उसमें 10वीं रखी जाने की पूरी संभावना, क्योंकि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा दिलानी है, तो बहुत बड़ी नहीं। और जो सुपरवाइजर होगी उनके लिए स्नातक की जरूरत होगी, और स्नातक जो बहनें होंगी वो सुपरवाइजर में फॉर्म डाल सकती हैं। आयु प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, ओके इसकी जरूरत पड़ेगी। आयु प्रमाण पत्र में आधार कार्ड ही चल जाता है, और आधार कार्ड मस्ट भी है। आधार कार्ड एक आईडी का भी रूप बनेगा और आपकी जन्मतिथि के लिए भी प्रमाणित करेगा। हालांकि आधार जन्मतिथि का पक्का सबूत प्रमाण नहीं है, तो यहाँ पर आयु प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड ये होना जरूरी है। लेकिन जिनके पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है, परेशान ना हो, आधार कार्ड में ही डेट ऑफ बर्थ होती है तो वो काम कर जाएगा। और हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है उस पर भी डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई होती है, तो इसलिए ऐसा ना हो कि इस क्लास को देख करके, इस वीडियो को देख करके बहुत बहनें हमारी परेशान हो जाएं। परेशान मत होइए, और यहाँ से आपको पूरी सही जानकारी मिलेगी। निवास प्रमाण पत्र प्रत्येक बहन को मतलब जिसको भी इस क्षेत्र में जॉब करने का अगर मन है तो ये अति अनिवार्य है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र ये SC और OBC और ST लोगों के लिए जरूरत है, जनरल वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं होगी। ओके, तो ये आपके महत्वपूर्ण वो कागज हैं जो एकदम बनवाने पे आते हो तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और ये बता दूं कि आपके आधार कार्ड में अगर कोई त्रुटि हो तो उसे तुरंत सही करा लीजिएगा। अब बात चयन का तरीका क्या है, यानी चयन कैसे करके होगा। मान लो कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स यानी पेपर भी हमने सुरक्षित कर लिए,
और जगह भी निकल आई, वैकेंसी भी भरने का नंबर आ गया, तो हमारा फिर सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले नंबर पे आपके यहां से कितने लोगों ने फॉर्म डाले हैं उन फार्मों में आवेदन पत्रों को छांटा जाता है। ओके, तो आपके यहाँ से जितने भी सब पड़े हुए हैं उनमें से छटाई कर ली जाती है कि आपके यहाँ के कितने हैं। सेकंड नंबर पे 8वीं 10वीं 12वीं और स्नातक की मेरिट तैयार होगी, इसके आगे स्टार बना देते हैं। जो सहायिका है उसकी यहाँ 8वीं तक की मार्कशीटें हैं वो देखी जाएंगी और मेरिट बना ली जाएगी। जो टीचर का पद अगर निकलता है तो 10वीं की, और कार्य जो कत्री होगी उसकी 12वीं की, और जो सुपरवाइजर बनना चाहती है उसकी स्नातक तक की जो मेरिट है वो जोड़ी जाएगी। फिर इसके बाद में आगे होता है वरीयता का निर्धारित करना। फिर जो वेटेज वगैरह है यानी किसके वरीयता दी जाएगी, उस वरीयता को ध्यान में रखते हुए आपको फिर मेरिट तैयार करना होता है और वरीयता भी देनी होती है। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि अगर जो वरीयता वाले हैं जैसे एससी है, ओबीसी है, ठीक है, या विधवा है, तलाकशुदा है, इन लोगों को कुछ ना कुछ वेटेज मिलता है, तो उस वेटेज को यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। फिर इसके बाद में दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाएगा। जो आप लोगों ने कागज वगैरह सबमिट किए हैं उनका सत्यापन होगा कि ये सब सही हैं या नहीं, कहीं फर्जी तो नहीं है। फिर इसके बाद में सुपरवाइजर पद के लिए परीक्षा इंटरव्यू होगी, बाकी अन्य पदों के लिए नहीं होगी। यानी सुपरवाइजर पद के लिए परीक्षा हो सकती है या इंटरव्यू हो सकता है और मेरिट भी बन सकती है। इस पर अभी डिसीजन शासन लेगा, अभी क्लियर नहीं है। ओके, लेकिन हाँ ये है कि जो सहायिका है और टीचर का जो पद आ रहा है और साथ में आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनके लिए केवल और केवल मेरिट बनेगी, मेरिट बेस पे होना है। योग्य कर्मचारी का चुनाव करना, फिर इसके बेस पे जो भी योग्य है उसको चयन कर लिया जाएगा और उसे कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के लिए फिर तैयार हो जाना है। और इतनी भीड़ में जितने भी फार्म पड़ेंगे किसी व्यक्ति विशेष जो भाग्यशाली है उसका फिर जो चयन है वो जरूर होगा। ओके, और प्रशिक्षण देकर के कार्य लेना, फिर इसके बाद में जिसका भी चुनाव हो जाएगा यानी सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसे ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के बाद में फिर कार्य लिया जाएगा। अब बात होती है कि इसमें पद कौन कौन से मुख्य रूप से आ रहे हैं और उनका वेतन क्या है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हमारी यही है जिसके लिए हमें काम करना है। बहुत बहनें हमारी ऐसी हैं जो केवल यर्थ पास हैं, वो सोचती हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल बेकार हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप के लिए जो कार्य है सबसे महत्वपूर्ण है, आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर आज बता रहा हूँ कि आपके लिए अगर योग्यता है तो उसके बेस पे कौन सा जो कार्य है आपके लिए करना है। चलो, सुपरवाइजर के लिए जो स्नातक यानी इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, ओके, या इसके समकक्ष जो भी कोई और डिग्री हो यानी स्नातक डिग्री हो, और वेतन 28,800 उसका निर्धारित किया गया है वर्तमान परिस्थितियों में। अध्यापिका जो एक नया पद हो रहा है, इनके लिए 3 वर्ष से लेकर के और 6 वर्ष से पूर्व यानी विद्यालय से पूर्व की जो शिक्षा है वो इनके लिए देनी है। और ये न्यूज़पेपर में, अखबारों में भी कई बार आपने पढ़ा होगा कि अब 12,500 या 12,200 रुपए में रखे जाएंगे, मतलब आंगनबाड़ी में जो अन्य टीचर के पद हैं उनके लिए योग्य और जो सटीक प्रकार से योग्य कर्मचारी हैं वो, तो उनमें जो बहनें हैं उन्हीं के लिए मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी जो योग्यता है वो 12वीं है और इनके लिए जो वेतन है 12,500 निर्धारित है, जो बढ़ते बढ़ते 26,800 तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट वगैरह का कोई ना कोई सिस्टम ऐसा होगा जो वहां तक ले जा रहा है। तीसरे नंबर पे मुख्य कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री, इनके लिए जो भी नई वैकेंसियां आएंगी उसमें 10वीं तो योग्यता रहेगी और 12,500 रुपए मानदेय की बात रखी जा रही है और 12,500 रुपए मिलेंगे, जबकि शुरुआत में तो बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती हुई चली गई है और अब वर्तमान समय की बात अलग है, लेकिन जो नवीन चीजें हैं वो नहीं है। सहायिका के लिए 8वीं और लगभग में 9,500 रुपए से 10,000 रुपए का। क्यों? सहायिका का काम कम नहीं है, बहुत ज्यादा काम है। ये जो पद है जिस बहन के लिए मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो उसके क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं उनको बुला करके केंद्र पर पहुंचाया
पहुंचाया जाए। उनका टीकाकरण है, उनका पोषण है, अगर कोई जांच है डॉक्टरी की, सारी चीजों में इसका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं कि ये जो पद हैं इनमें कार्य क्या करने होंगे और क्या आयु का निर्धारण है। ये बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझा रहे हैं और आप लोगों को सबसे पहले और सटीक वेबसाइट के साथ में हम बताएंगे कि कहां से फॉर्म डालना, कहां से नहीं। मैं जैसे ही वैकेंसी आएगी तुरंत आपके लिए, अगर ये चैनल सब्सक्राइब होगा आपके द्वारा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं अनुरोध करूंगा अपनी सभी बहनों से या जिनके पास में भी ये हमारा इंफॉर्मेशन वाला वीडियो पहुंचा है कि तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको तुरंत जानकारी मिल जाए और यहां से बिल्कुल ऑथेंटिक और असली आपके लिए न्यूज मिलेगी। तो यहां से आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो आपकी जो आयु है 18 से अगर 40 वर्ष है तो आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन SC ST OBC को जो आयु है उसमें 5 वर्ष की छूट मिला करके 40 वर्ष है। जो जनरल की बहनें हैं उनके लिए 35 वर्ष ही है। तो कह सकते हैं कि जो सामान्य जाति की हैं उन वो 35 वर्ष तक फॉर्म डाल सकती हैं और बाकी जो हमारी SC OBC ST की जो बहनें हैं वो 40 वर्ष तक की अगर उनकी उम्र है तो वो फॉर्म डाल पाएंगे। इसके बाद में इनका जो असली काम होता है वो होता है 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का पोषण आहार की संपूर्ण जानकारी देना। यानी अब इनके हम कामों की बात कर रहे हैं, जो ये बड़ा स्टाफ रखने की बात हो रही है। तो इसमें जो हमारा शासन है वो ये मतलब निश्चित करना चाहता है कि इनको कौन कौन से काम दिए जाएं, क्या क्या कार्य निपटाने हैं इनके लिए। तो यहाँ पर 6 से लेकर के और 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का जो पोषण आहार है, पोषण आहार का मतलब पौष्टिक आहार, ठीक, प्रदान कराना, उसकी सूचना देना, ये जिम्मेदारी इन्हीं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या सहायिका हैं इनके लिए ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। दूसरे नंबर पे बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच। आपने देखा होगा कि जो स्वास्थ्य विभाग है समय समय पर हमारे गांव में आ करके और अपना कार्य करता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो सहायिका हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं ये पूरा सहयोग उसमें करेंगे। बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा, बच्चे खेल खेल में कुछ ऐसा सिखाएं जिससे कि वो स्कूल में जब पढ़ने जाएं 6 वर्ष की आयु में तो वो आसानी से रुक सकें विद्यालय में। तो ये यहाँ पर एक ऐसा प्रशिक्षण, ऐसा कार्य, ऐसा मतलब माहौल तैयार किया जाए जिससे कि वो काफी कुछ चीजें खेल खेल में ही सीख जाएं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल में सहयोग, ये भी इनका कार्य है कि जो भी इनका आवंटित क्षेत्र है या जो ग्राम पंचायत है, जितना भी सर्किल लगता है उसमें जितनी भी हमारी बहनें हैं जो गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उनकी संपूर्ण देखभाल और उनसे संबंधित कोई भी टीकाकरण है या सूचना है वो भी इनके पास तक पहुंचाना। गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण की जानकारी, ये हमारा जो विभाग है वो महिलाओं के लिए काफी कुछ चीजें न्यूट्रिशन भरी और पोषण भरी चीजें इनके लिए प्रोवाइड कराता है। तो कहीं ना कहीं इनके माध्यम से जो आंगनबाड़ी हैं इनके माध्यम से ये सारी चीजें उन बहनों के पास तक पहुंच रही होती हैं या पहुंचाई जाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें दालें हैं और सत्तू टाइप का जो होता है और वो, और मतलब कहने का मतलब एक ऐसा आहार जो माँ के पेट में, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए एक संपूर्ण ताकत और उसके विकास में सहयोग प्रदान कर सके। तो वो सारी चीजें यहाँ से जानकारी भी दी जाती है प्लस प्रोवाइड भी कराने का प्रयास किया जाता है। समय समय पर शासन की योजनाओं की समाज को जानकारी, ये भी इनका कार्य है कि समय समय पे जितनी भी शासन की जो मंशा है, शासन की जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं हैं, उनके लिए जन जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये समाज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये बहुत अच्छे से इस काम को करती हैं। बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच, ये इन लोगों के लिए एक स्पेशल तरीके से कार्य सौंपा गया है कि जो भी बच्चे हैं उनकी नियमित स्वास्थ्य की जांच भी यहाँ
से जानकारी के साथ में करवाई जाती है। बच्चों को बुला करके और सहयोग किया जाता है। जरूरी टीकाकरण में सहयोग, जैसे आप देख रहे हो जब भी टीकाकरण होता है तो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, विद्यालय हैं, उन्हीं के लिए केंद्र बना लिया जाता है और वहां से ही सारा जो क्रियाकलाप है वो किया जाता है। संपूर्ण ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड, और इनके पास में पूरी ग्राम पंचायत में जो महिला है, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिला हैं, उन सब का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। नवजात शिशु की देखभाल हेतु मार्गदर्शन, जो नए नवजात शिशु होते हैं यानी जिनका जो तुरंत जन्म होता है तो उनको क्या पोषण दिया जाए, किस तरीके का दूध दिया जाए और कैसे उनके लिए क्या क्या उनके स्वास्थ्य के लिए अति अनिवार्य चीजें हैं, तो ये सब मार्गदर्शन का यानी रास्ता बताने का, महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम इन्हीं बहनों द्वारा किया जाता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, वो भी खेल खेल में शिक्षा, तो ये भी कार्य, ये पावन कार्य है और बड़े अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में आनंददायक ये कार्य है जो इन बहनों के द्वारा किया जाएगा। और पोषण एवं स्वास्थ्य की शिक्षा, पोषण यानी हमारी बॉडी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हम ज़्यादा खाएं जिससे कि हमारा जो समाज है वो स्वस्थ रहे, तो ये जो शिक्षा है ये भी आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। सामाजिक जागरूकता, अनिवार्य बाल शिक्षा, महिला शिक्षा, लिंग समानता, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समाज के, कि समाज को जागरूक किया जाए कि बेटियों को घर में नहीं बिठाना है, उनसे ऐसे कोई काम नहीं कराना है कि जिनसे कि उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो, तो ये सामाजिक जागरूकता ही तो है। अनिवार्य बाल शिक्षा यानी हर बच्चे के लिए शिक्षित करना अति आवश्यक है, जिससे कि वो अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो फिर अपनी जिंदगी आसानी से और अच्छे से जी जाएगा। महिला शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा का मतलब बेटियां घर में बिल्कुल ना बैठ पाएं। कोई बेटी अगर लंबे समय से विद्यालय नहीं जा रही है तो उसको निजी का पास का जो विद्यालय है उसमें उसका पंजीकरण करा करके और तुरंत रजिस्ट्रेशन करा करके और तुरंत उसका स्कूल में नामांकन, और फिर वहां से जो मुफ्त मिलने वाली सुविधाएं हैं, जैसे हमारी जो सरकार है किताबें भी मुफ्त देती है, एमडीएम के माध्यम से भोजन भी मुफ्त है, अब तो ड्रेस भी मुफ्त है, 1200 रुपये मिलते हैं, तो ये सब कल्याणकारी जो योजनाएं हैं इनसे अवगत करा करके और बच्चों को शिक्षा की ओर संपूर्ण रूप से प्रेरित करने में अपना सहयोग प्रदान करना। साथ में लिंग समानता, बेटा या बेटी में कोई डिफरेंस नहीं है, ओके, और वर्तमान समय में जो बेटियां हैं वो किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है, तो ऐसी जानकारी प्रदान करते हुए कहीं ना कहीं ये वर्क जिम्मेदार लोगों को सौंपा गया है जो कि आप जैसे जिम्मेदार लोग हैं। और परिवार नियोजन योजनाओं में सहयोग, ये जो परिवार नियोजन की योजना है यानी बहुत ज़्यादा मतलब जो बच्चे किसी किसी परिवार में होते हैं तो उनका सही से पालन पोषण नहीं हो पाता है, तो बच्चे उतने अच्छे जिससे पूरा परिवार खुशहाल रहे, तो ये इस तरीके की जो जानकारियां हैं इन्हीं के द्वारा मतलब प्रचार प्रसार किया जाता है। साथ में आवंटित क्षेत्र में बच्चों, महिलाओं, अन्य लाभार्थियों का डेटा एकत्र करना और रिपोर्ट बनाने का जो कार्य है इसी आंगनबाड़ी के लिए काम सौंपा गया है। और इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा नोट हमने दिया है, विधवा है, तलाकशुदा है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए इस भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी, यानी उनको छूट मिलेगी। ये बिल्कुल माइंड में ना रखें कि केवल विधवा और तलाकशुदा ही लगेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो मतलब कमजोर वर्ग के हैं यानी जो निर्धन हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए भी समान अवसर मिलने वाले हैं। और आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब भी आपके लिए वैकेंसी आएगी सबसे पहले हमारे चैनल से ही आपके लिए सूचना मिलेगी। ऑथेंटिक है ये चैनल, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आपको मिलेगा एकदम सत्य और सही जानकारी मिलेगी। और बिल्कुल भी जैसे बहुत से चैनल होते हैं व्यूज लेने के लिए भटकाने वाली जानकारी देते हैं, ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। उम्मीद है कि UPAnganwadi.in वेबसाइट पर आपको जाना है, और दूसरा गूगल पे भी जैसे सर्च करोगे आंगनबाड़ी भर्ती, आप वहां पर लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। और मैं अपनी बहनों को ये सलाह दूंगा कि आप जन सुविधा केंद्र से अपना फॉर्म फिल कराइएगा, जिससे कि कोई गलती ना होने पाए। किसी प्रकार की अगर गलती हो जाती है तो फिर जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाए, तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी किसी भी बहन का फॉर्म कैंसिल हो। तो सिंपल सी बात है कि
आवेदन करेंगे कैसे, लेकिन जो पढ़ी लिखी बहनें हैं वो अपने आप भी कर सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसी वेबसाइट पे फॉर्म मिल जाएगा। ओके, तो वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं और 75 जनपदों में पूर्व में बलिया है, पश्चिम में शामली है, उत्तर में सहारनपुर है, दक्षिण में सोनभद्र है। तो इस तरीके से यह यूपी के जो चारों जो दिशाओं के जो जनपद हैं वो यही वाले हैं। और अधिसूचना को फिर वहां पर पढ़ेंगे। अधिसूचना का मतलब जो जानकारी मुख्य है उनको वहां पर वेबसाइट पे पढ़ लिया जाए, फिर ऑनलाइन फॉर्म भर लिया जाए जिसमें कोई त्रुटि ना हो। ओके, और दस्तावेज फिर अपलोड किए जाएं, जो आपके पेपर वगैरह हैं वो फिर वहीं पर अपलोड हो जाएंगे, उनका फोटो ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा और फिर फॉर्म अंत में सबमिट हो जाएगा। और लास्ट में प्रिंट भविष्य हेतु जरूर ले लें, क्योंकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आपने क्या सूचना दी, क्या फॉर्म भरा, इसकी पूरी जानकारी फिर उस फॉर्म में ही हो जाती है। इस तरीके से आपका जो फॉर्म है पड़ जाएगा। और मैंने आज आपके लिए अधिकांश जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपके क्या काम हैं, कैसे आवेदन होगा, किस तरीके से ये काम किया जाएगा, ये सारी मैंने बातें महत्वपूर्ण तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया। फिर भी कोई अगर त्रुटि रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको आगामी जो वैकेंसी जल्द आने वाली है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे, वो भी एकदम सही। और वो भी उसका लिंक भी आपको दे देंगे, जिससे कि घर बैठे बैठे जो बहनें अगर अप्लाई करना चाहेंगी तो वो आसानी से कर सकती हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं हो सकती। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा में हूं कि एक लाइक हमारे लिए जरूर कर दें और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे हम आपके पास में और भी महत्वपूर्ण जानकारी या जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या आपके गांवों में जो नए पद निकलने के लिए होते हैं, उन सभी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप तक पहुंचाते रहें। तो हम आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, बस आप हमसे जुड़ जाइए और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।